वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, जो पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका आज पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 13 तक आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन होगा वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यदि हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो यह जो फंडामेंटल राइट मतलब जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक रखा गया है और यह हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो जो राइट टू प्राइवेसी है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यदि हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करें तो 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आजादी लाभ। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार रखा गया है। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत 6 फ्रीडम को रखा गया है, जैसे कि हमें जो बोलने की आजादी है। ठीक है, राइट टू प्रेस भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आपको इंडिया मतलब कोई भी इंडियन नागरिक भारत के किसी भी टेरिटरी में घूमने के लिए जा सकता है, यह भी अधिकार मिला हुआ है। आप भारत के किसी भी कोने में बसना चाहते हैं तो वहां बस सकते हैं, बशर्ते वहां का जो कुछ लोकल प्रोविजन है उसको छोड़ के। तो इस तरह से टोटल 6 प्रोविजंस आर्टिकल 19 के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, यह किसके तहत रखा बोला गया है, डील्स विथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, आर्टिकल 21 आया तो आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से लेकर के 35 तक बात करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के बारे में बात किया गया है, तो यह बी ही होगा, मौलिक अधिकार के बारे में ही बात किया गया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। तो अभी हम बात की है कि राइट टू लाइफ जो है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और यह एक फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री इज, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है। तो शिक्षा का अधिकार यदि हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है, मौलिक अधिकार। और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन को रखा गया और यह ऐड किया गया था। जहां भी आपको कोई भी आर्टिकल में यह अल्फाबेट मिल जाए, ए बी सी कुछ भी, तो इसका मतलब होता है कि वो आर्टिकल अमेंडमेंट मतलब संविधान का संशोधन करके उसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ए का संविधान का संशोधन किया गया और उसके तहत 21 ए को जोड़ा गया और उसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है, कभी आपसे एग्जाम में यह पूछ लेगा कि बताओ 21 ए कौन सा संशोधन था, तो आपको यह याद रखना है 21 ए जो था सो 86 संशोधन था और यह संशोधन 2002 में किया गया। ये सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू। देखिए, अभी जो हम आर्टिकल 21 ए के बारे में बात किए थे वही है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चे हैं उसे कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। कितने ईयर तक, 14 साल तक। ठीक है, 14 इयर्स तक उसे कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ये आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत कहा गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 साल। ठीक है, 14 इयर्स मतलब जो 21 ए कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन देना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन डिटेंशन मीन्स,
निवारक निरोध का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी सी, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पे पुलिस अधिकारी को या को शक है कि ये कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है और इससे हमारे सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो इस व्यक्ति को क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति पे शक है उसे प्रिवेंटिव कर सकता है, मतलब उसे बंदी बना सकता है, मतलब उसे कारागार में डाल सकता है। तो यही होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स होता है कि डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, मतलब कि उस व्यक्ति को बिना कोई जानकारी दिए हुए उसे आप डिटेन कर ले, मतलब उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी में एक हार्मनी बनाने के लिए ये अधिकार को अपनाया जाता है। और इसमें आप ऐसा नहीं है कि पुलिस को ये बोलना पड़ेगा कि आपको किस आधार पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो डिटेंशन विथ इंटरोगेशन विदाउट इंटरोगेशन है, यह हर व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होता है। जो सोसाइटी का डिस्टर्बिंग एलिमेंट है या जिस पे पुलिस का पैनी नजर होता है और उससे लगता है कि नहीं इस व्यक्ति से हमारे सोसाइटी पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज कम्स अंडर, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है, कितने आर्टिकल के तहत? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उसे किसी भी फैक्ट्री और कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा जो हैजार्डियस हो, मतलब जो डेंजरस काम हो, और कोई भी फैक्ट्री में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, यह आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज अबव द एज ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को कारखानों या खानों में तब तक काम पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि वह उससे अधिक उम्र का न हो जाए। तो इसका क्वेश्चन हम बताए थे, आंसर बी होगा। 14 साल से कोई भी व्यक्ति जब तक 14 साल को क्रॉस न कर ले तब तक उसे किसी भी फैक्ट्री में या कोई भी हैजार्डियस काम में, कारखानों या खानों में उसे जॉब नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल। देखिए जो धर्म के प्रचार प्रसार, जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए करों का भुगतान नहीं किया जाता है। मतलब जो भी रिलीजन है वो टैक्स फ्री है, मतलब उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। तो पूछ रहा है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 27। 27 जो है सो संविधान को यह अधिकार दिया हुआ है कि किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस धर्म पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो भी रिलीजन है वो टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मतलब जो भी अल्पसंख्यकों के हितों का जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, मतलब कौन से आर्टिकल्स माइनॉरिटीज को उसके जो भी राइट्स हैं उसे बचाने के लिए मदद करता है। तो 204 का करेक्ट आंसर होगा सी, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो है सो हमारे संविधान का, वो सेफ गार्ड करता है माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज का जो भी फंडामेंटल राइट है, जो भी उनका अधिकार है, उसके हेल्प के लिए आर्टिकल 29 उस माइनॉरिटीज का मदद करता है। और कोई भी माइनॉरिटीज कैसे डिसाइड होता है? तो दो बेसिस पे, रिलीजन और लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब लैंग्वेज बेसिस पे। मान लीजिए कि किसी एरिया में कोई भी रिलीजन का बहुत कम व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज घोषित किया जा सकता है, या किसी एक निश्चित एरिया में किसी एक विशेष भाषा का जो व्यक्ति है वो बहुत कम समुदाय है, बहुत कम मात्रा में बच गया है, तो उससे भी माइनॉरिटीज घोषित किया जा सकता है। यह आर्टिकल 29 के अंतर्गत बोला गया है कि माइनॉरिटीज का रक्षा करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही सेम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता का अधिकार क्या है। तो दो बेसिस है, लैंग्वेज बेसिस और रिलीजन। यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और यह आर्टिकल 30 के अंतर्गत रखा गया। मतलब आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज को डिफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं रिलीजन बेसिस पे और लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये बोला गया है आर्टिकल 32 को। 32 जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और आपको 19 बता दिए हैं, 32 बता दिए हैं। जो 356 है वो क्या है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी के दौरान आपको 3 आर्टिकल्स याद रखना है, 352, 356 एंड 360। जो हमारा 360 होता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और 352 जो होता है यह नेशनल इमरजेंसी होता है। और वहीं पे हम 356 आर्टिकल के बारे में बात करें तो यह स्टेट इमरजेंसी होता है। ठीक है, और आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ के सामने में क्या होगा, हर एक व्यक्ति समान है, चाहे वो करोड़पति का बेटा हो चाहे वो खाकपति हो, हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, कानून समान। यह आर्टिकल 14 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। मतलब जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। तो यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। और आर्टिकल 32 हमें क्या अधिकार देता है कि आर्टिकल 32 अधिकार देता है हर एक इंडिविजुअलिटी को कि उसका यदि फंडामेंटल राइट, मतलब किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। ठीक है, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह रीट जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है और हर एक व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है उसे बचा सकता है। ठीक है, तो रीट जारी करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रीट। देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास अधिकार है रीट जारी करने का। ठीक है, और यदि हम रीट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है और वहीं पे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। तो रीट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो रीट है वो 5 तरह का रीट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। पहला रीट्स है हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस, इसे हिंदी में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। यह क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो हैबिस कॉर्पस के अनुसार उस व्यक्ति को 24 घंटा के अंतर्गत जो आने जाने का टाइम है उसे छोड़ के उस व्यक्ति को अदालत, जो नजदीक की अदालत होगा वहां पे उसे पेश करना होगा। उसके अलावा जिसने भी व्यक्ति को अरेस्ट किया, जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपना वकील क्या कर सकता है, वो नियुक्त कर सकता है। और यदि उस व्यक्ति के तहत, जो व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिसके तहत उसे गुनाह साबित किया जाए तो उसे 24 घंटे के अंदर में उसे मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब उसे छुट्टी दे दी जाएगी। पहला हो गया हैबिस कॉर्पस। दूसरा होता है मैंडमस, MANDAMUS, मैंडमस। इसे हम परमादेश कहते हैं, परमादेश। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत यह रखा गया कि मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है अच्छी तरह से, तो उसे कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप अपना ड्यूटी अच्छे से करो। ठीक है, तो मैंडमेस के अंतर्गत आता है। तीसरा हम रीट के बारे में बात करें तो है
प्रोविजन कहता है, प्रोविजन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध लेख। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लोअर कोर्ट है, लोअर अदालत है, तो ये अपर अदालत के द्वारा, जो भी हायर कोर्ट है या अपर अदालत है, वो लोअर कोर्ट के खिलाफ में ये परमादेश प्रोविजन जारी करता है और उसे कहता है कि कोई भी केस उसके अंतर्गत नहीं है तो उसे कहेगा कि आप इस केस को ऊपर की अदालत में ट्रांसफर कर लो। हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे, और वहां पे कुछ इस तरह का केस आया है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर का है, तो उस केस पे कार्रवाई करने का अधिकार उस कोर्ट के पास नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को हायर कोर्ट में उसे भेज सकता है या दूसरे कोर्ट में उसे भेज सकता है। तो ये प्रोविजन इशू किया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, और लोअर कोर्ट को कहा जाता है कि यह जो जुरिडिक्शन है वो आपके अंतर्गत नहीं है, आप इसे हायर कोर्ट में भेज दीजिए। चौथा जो है, सो चौथा आता है सरसरी, CRTIO, सरसरी, इसे हम उत्प्रेषण भी कहते हैं, ठीक है। और पांचवा होता है, पांचवा देख लेते हैं, होता है क्यो वारंटो, ठीक है। क्यो वारंटो, इसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है। तो क्यो वारंटो में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उससे अदालत यह पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से आप यह ड्यूटीफुल यह काम किए हैं। तो मतलब यह कोर्ट के पास अधिकार है कि वो व्यक्ति से पूछ सकता है कि आपको किसने अधिकार दिया या आप इस पोस्ट के लायक हैं भी नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो गलत से भी पहुंच गया है, तो वहां से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे क्यों वारंट इशू कर सकता है और यह पूछ सकता है कि आप किस बेसिस पे इस पोस्ट पे आए हैं, और यदि उसका सारा कुछ ठीक है तो ठीक है, और नहीं है तो उसे उस पोस्ट से उसे हटा सकते हैं। ये क्यू वारंटो के अंतर्गत आता है। और सरसरी के अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट कोई आदेश सुना दिया, जो लोअर कोर्ट है वो आदेश सुना दिया, तो हायर कोर्ट क्या कर सकता है, उस आदेश को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 रिट्स होता है, आपको याद रखना है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी, क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने रिट जारी किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 5 रिट जारी किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स वंस अगेन।